पूर्व यमुना, पश्चिम घग्गर, दक्षिण राजस्थान सुहाना, उत्तर में गिरिराज हिमालय, हर बीच बसे मेरा हरियाणा। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। मैं दीपक कपूर आज संस्कार मंथन में आपका स्वागत करूं छूं। और भाई हरियाणा की भूमि पे लक्ष्मी चंद जैसे कवि, पंडित मांगेराम जैसे, धनपत, बाजे भगत और पता नहीं कितने कवि आए और जिन्होंने अपने अपने युग में, अपने अपने समय में बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाएं हरियाणा प्रदेश को दी और हरियाणा उन पर अमल भी करता रहा। कवियों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, कलाकारों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य, किसी भी देश के उत्थान में। तो आज हम स्वागत कर रहा हरियाणा के वो एक सुच्चा मोती है हरियाणा के लिए, भाई सुरेश मांझी मंदोला। सर आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका भी। हाँ, और आज संस्कार मंथन में आप आए हो स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय दिया। तो मान साहब, मैं तो आपका बहुत तगड़ा फैन हूँ वैसे भी, और काफ़ी साल से आपको फेसबुक पे भी और कॉलेज टाइम से भी मैं देखता आ रहा हूँ कि आप सक्रिय हैं। तो मान साहब, सबसे जो पहला प्रश्न बनता है आपके लिए, तो आप इस कला के क्षेत्र में कब और कैसे प्रवेश हुए? देखो दीपक जी, आपको पता है कि कोई फिक्स दिन किसी भी कलाकार के लिए नहीं होता है, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, जब स्कूल में पढ़ते थे गांव के सरकारी स्कूल में, जी जी, उसी टाइम से बाल सभाएं होती थी। जी जी, और शुरू में राइटर के उसमें कोई वो नहीं था। जी जी, बाल सभा में जो हमारे टीचर थे जी जी, वो खड़ा कर देते थे। रागनी गाने का शौक था, जी जी, मैं गा भी लेता हूँ थोड़ा बहुत। बहुत बढ़िया। तो मैं गाता था पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम, या उस टाइम के जो कवि होते थे उनकी जी, अच्छी अच्छी रागनियाँ उस टाइम गाता था। मेरा हौसला बढ़ता गया जी जी, और फिर पता नहीं कब ऐसे ही धीरे धीरे कलम उठ गई और लिखना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया। तो शुरू में तो यूं ही टूटी फूटी जो भी चीज़ें आपको पता है हाँ जी, लिखते गए, फिर धीरे धीरे जा कर के थोड़ा सा यूं लगा कि हाँ मैं भी लिख सकता हूँ या मैं भी एक कवि हूँ। बहुत बढ़िया। तो एजुकेशन आपने कहाँ से और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा गाँव में 10वीं तक। जी 11वीं 12वीं दादरी हायर सेकेंडरी स्कूल से की, जी जी, और फिर बीए जाट कॉलेज रोहतक वाह जी, और जनता कॉलेज चरखी दादरी से की। वेरी गुड। उसके बाद एमए हिंदी से किया, जी वो विनोदनी पीजी कॉलेज है खेतड़ी राजस्थान में, जी जी, वहाँ से की। और इस तरह फिर बीएड कृष्णा कॉलेज से की है पालनी से। और तो चल रहा है सफर जिंदगी का। बहुत ही एजुकेटेड हैं आप, और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने परचम लहरा रखा है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी आजकल बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और बहुत सारे आपके विद्यार्थी हैं जो नए नए आयाम स्थापित करते जा रहे हैं। बड़ा सुकून देता है कि हमसे पढ़े हुए बच्चे अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, हाँ जी, अच्छा काम कर रहे हैं, और उसी के हिसाब से एक इज्जत भी मिलती है समाज में। और मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि जो मेरे से बच्चे पढ़ करके गए हैं जी जी, वो कहीं ना कहीं मुझे याद रखते हैं। तो मान साहब, एक छोटा सी बात और कि आप कलाकार हैं और जन्म से कलाकार है। आपने बताया कि बाल सभाओं से एक जो बीजारोपण हुआ था आज एक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुके हैं, और फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो आपकी लेखनी में कहीं कई बार ऐसा आपको महसूस तो नहीं होता कि भाई आप जैसे श्रृंगार रस की रागनी लिखते हो कि उसको आपके स्टूडेंट विद्यार्थी भी सुनेंगे, या कोई आपके साथी जो हैं अध्यापक वृंद हैं, या आपके अध्यापक जो रहे हैं वो उन बातों को सुनेंगे, तो कहीं आपको थोड़ा सा रहता है इस? देखो दीपक जी, आपको पता है हाँ जी, कि श्रृंगार रस कविता की आत्मा होती है। जी जी जी, कोई भी कवि श्रृंगार रस से बच नहीं सकता। जी जी जी, बिल्कुल। हमारे जितने भी मशहूर और एक तरह से ये मान लो हरियाणवी संस्कृति के पुरोधा कवि रहे हैं, बिल्कुल, चाहे वो पंडित लक्ष्मीचंद जी रहे हों, चाहे मांगेराम जी रहे हों, चाहे बाजे भगत जी रहे हों, चाहे धनपत जी रहे हों, या और जितने भी कवि हैं जी जी, जिनके पद चिन्हों पर हम वैसा तो नहीं बन सकते लेकिन कहीं ना कहीं नकल उन्हीं की कर रहे हैं, वो भी श्रृंगार रस से बचे नहीं हैं। बिल्कुल। और जितने भी महान कवि हुए हैं जी, कहीं ना कहीं सब ने श्रृंगार रस पे कविताएं लिखी। तो किस तरीके के रस को तो आप ज्यादा मैंने भी श्रृंगार रस पे कविता लिखी है, लेकिन श्रृंगार रस का मतलब ये नहीं होता भद्दापन। जी श्रृंगार रस में अगर पर्दे में रह करके जी, किसी की सुंदरता का वर्णन किया जाए हाँ जी,
तो उसको भी हम घर पर भी सुन सकते हैं जी। और हमसे बड़े हमसे छोटे भी सुन सकते हैं जी। वो कोई आलोचना का प्रतीक नहीं बनती है। जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भाई सुरेश मान जी मंदोला जो हैं, ये हरियाणा के उन कवियों में से हैं जिनको पिंगल का ज्ञान है। यानी कि पैटर्न ऑफ राइटर का जैसे होता है ना, जो लेखन की एक क्रिया होती है, पिंगल का ज्ञान होना चाहिए, मात्राओं का, उनका ज्ञान रखने वाले हैं सुरेश मान जी। और दूसरा, मान साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी हैं। तो मान साहब, जीवन की कोई ऐसी बात जिसने आपको कभी ये मजबूर कर दिया हो कि दो रास्ते हैं, कि एक साइड कलाकारी है और एक साइड एजुकेशन। आप तो इतने अच्छे कवि हैं, इतने अच्छे सिंगर हैं, वाद्य यंत्र भी बजा लेते हैं, तो आपने एजुकेशन को चुना, तो आप कला के क्षेत्र में भी अपना आयाम स्थापित कर सकते थे, ये क्या कारण? दीपक जी, क्या था कि मैं, आपको पता ही है जैसे कि टीचिंग लाइन से जुड़ा हूँ। जी जी। तो शुरू में मैं प्रोग्राम भी करता था, जागरण करता था। जी जी जी। और अच्छे जागरण होते थे, जी, जी। अच्छे प्रोग्राम होते थे, खूब प्रोग्राम आते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं एक अच्छी जिम्मेदारी की पोस्ट पे आ गया। जी। तो उस टाइम कहीं ना कहीं मेरे को लगा, जब मैं स्कूल का प्रिंसिपल बनाया और उसके बाद अब डायरेक्टर हूँ, आपको ही पता है। जी जी जी। सर्वोदय स्कूल खानपुर खुर्द। जी जी जी। जाना पहचाना नाम है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इस पोस्ट पे आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि अब मेरी जिम्मेदारियां या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई। क्या आपको ये नहीं लगता कि आपने एक कलाकार का आनंद कराया हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही उसी बात पे मैं आ रहा हूँ हाँ। कि मुझे लगा कि अब मेरी जिम्मेदारियां स्कूल के प्रति बढ़ गई हैं और जो स्कूल मैनेजमेंट है जी उन्होंने मुझे इतनी बड़ी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जी। उसको मैं अच्छे से निभाऊं। बहुत बढ़िया। क्योंकि ये दो, कलाकारी एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को अपने आप में मस्त कर देती है। बिल्कुल। तो मैंने कहीं ना कहीं एक बार ये मन में खौफ लगा लीजिए, डर लगा लीजिए, ये पैदा हुआ कि मैं इसी से जुड़ा रहूँगा तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्कूल के प्रति मेरी हैं उनको मैं ना भूल जाऊँ। तो एक बार के लिए मैं इससे दूर हो गया था, मैंने अपने प्रोग्राम वगैरह सब छोड़ दिए थे। हालांकि प्रोग्राम अब भी नहीं करता हूँ मैं, जी जी क्योंकि स्कूल संभालना ज़रूरी है। जी जी लेकिन फिर मुझे लगा कि जो आपकी बात है जी। कि इससे कहीं ना कहीं मैंने अपने अंदर के कलाकार को मारा तो नहीं है, हाँ, लेकिन उसको बांध दिया है। बांध दिया। और बंधन चाहे वो किसी आदमी का हो और चाहे अभिव्यक्ति का हो, अभिव्यक्ति को बिल्कुल ठीक। बंधन परेशान करता है। हाँ, तो अभी तो मेरे अंदर का कलाकार भी एक तरह से जागा और उसने कहा कि आप अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन उसके साथ साथ मुझे भी जिंदा रखिए। बहुत बढ़िया। और उसी की वजह से फिर मैं, भाई प्रदीप सांगवान हैं, हाँ जी इनसे जुड़ा। जी जी और फिर इन्होंने चैनल स्थापित किया DHM संस्कार। जी जी तो उसके बाद फिर हम इस लाइन में मैं फिर से आया। जी। हालांकि दोनों की ही सोच थी हमारी कि भाई ये भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, पत्रकार भी रह चुके हैं, जी जी और मैं भी एक शिक्षक हूँ। जी। तो हम कोई ऐसा एपिसोड या ऐसे कोई फिल्म लेकर के नहीं आएंगे जो समाज को या युवाओं को भटकाव के रास्ते पर लेकर के जाए। जी जी। हम करेंगे तो ऐसा ही करेंगे जो सामाजिक संदेश दे। बिल्कुल। और उसी वजह से फिर हमने अपने चैनल का नाम भी DHM संस्कार रखा। बहुत बढ़िया। उसमें मतलब एक तरह से नाम में ही आपको पता है कि संस्कार है, तो इट मीन्स उसके अंदर जो चीजें हैं जी जी। वो भी संस्कारी है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि DHM संस्कार के ऊपर जो आप पारिवारिक नाटक देखते हैं, वो जितने भी नाटक हैं भाई सुरेश मान जी मंदोला के लिखे हुए हैं वो नाटक, और इनकी दिशा निर्देश में ही वो नाटक, डायरेक्शन भाई प्रदीप सांगवान, DOP जितना भी है, ये यानी कि बैकबोन है इस चैनल की। और इनका इंटरव्यू एक विशेष अहमियत ये भी रखता है कि मान साहब को जीवन में ऐसी भी घड़ी आई है कि आप टूटे हो, कभी कुछ ऐसा, मतलब जीवन है, देखो ये इंटरव्यू चल रहा है और आप एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है, आपके उस टूटने से अगर किसी को शिक्षा मिलती है और वो अपना जीवन एक पुनर्जीवन और अपना खड़ा हो सकता है वो इंसान, तो वो कोई बात, ऐसी बात कभी पारिवारिक तौर से या शिक्षा के क्षेत्र में या कलाकारी के क्षेत्र में आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो जिसने आपको अंदर से झंझोड़ दिया हो और बाद में फिर उतना ही मजबूत कर दिया हो?
देखिए, पारिवारिक तौर पे मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मेरे माँ बाप हैं, भाई हैं, उन्होंने मुझे कभी भी इस तरह की परेशानी में नहीं डाला कि जिससे मैं टूट जाऊँ। जी और शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं, चाहे वो विद्यार्थी जीवन हो चाहे टीचिंग लाइन हो, जी जी जी। मैं जहाँ भी रहा हम्म, रिस्पेक्ट दी, जी इज्जत मिली। जी जी। और कहीं पर भी कहीं कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ हाँ जी कि मुझे लगा कि ये क्षेत्र छोड़ देना चाहिए या यहाँ लोग अच्छे नहीं। जी जी लेकिन लेखनी के क्षेत्र में जी जी शुरू शुरू में आपको ही पता है, शुरुआती जो दौर होता है किसी भी कलाकार का लगा लीजिए या चाहे कोई भी काम करने वाला व्यक्ति हो, वो अपनी प्राइमरी स्टेज पे होता है। तो तब ना तो उसकी पहचान होती है जी इतनी, जी जी। और ना ही उसका अनुभव होता है। हम्म। तो उस टाइम आदमी क्या देखता है कि भाई जो हमसे बड़े हैं या जिनका एक नाम है, जी उनके पास हम जाएं। तो जब शुरुआती दौर पे मैं भी लिखने लगा तो कहीं ना कहीं बड़े कलाकारों से मुलाकात की, और उस टाइम अच्छे कलाकार भी मिले, जी। हौसला बढ़ाने वाले भी मिले, और ऐसे कलाकार भी मिले जिन्होंने मेरी रागनियाँ ले ली। हाँ जी और मैं खुश हुआ कि हाँ, ये कलाकार मेरी रागनी गाएगा। जी जी और जब वो उस टाइम कैसेट होती थी, जी जी जी। जब कैसेट में आई, मैं खुश हुआ कि हाँ, मेरी रागनी रिकॉर्ड हो गई। हाँ जी। और तब सुना तो लगा कि मेरी छाप काट दी गई। ओहो, ये तो भाई बहुत तो गलत उस टाइम कहीं ना कहीं महसूस होता था कि यार, स्वार्थी दुनिया है और क्या करेंगे, रहने देते हैं, अपने डायरी में लिख करके ही छोड़ देते हैं, है। ओहो, किसी को नहीं देंगे। कलाकार का जो हनन होता है इस तरीके से राइटर का, कि भाई जब आप, सबसे मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी कलाकार की रचना है तो उसका नाम जरूर लेना चाहिए। किसी की भी मेहनत हो, उस मेहनत को एक बार अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में एक नया आयाम स्थापित कर सके। हाँ, फिर उसके बाद फिर ये विचार आया कि अगर किसी एक दो आदमी की वजह से, अभी तो मेरी शुरुआत है, मैं ये लगा लो कि कदम दो कदम चला हूं, जी और चलते ही अगर रुक जाऊंगा जी जी। तो मंजिल पर नहीं जा पाऊंगा। बहुत बढ़िया। मैंने अपना हौसला जिंदा रखा और मन में ठान लिया कि कहीं ना कहीं एक वो चीज तो हो सकता है, शिखर पर जाना सबकी बस की बात नहीं, जी जी जी। लेकिन ऐसे मुकाम पर जरूर पहुंचूं जहां लोग मेरा नाम सुन करके ये कहें कि हाँ, लिखता अच्छा है। बहुत बढ़िया। तो फिर मैं, मेरा सौभाग्य है, हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं मेरे गुरुजी पंडित बाली शर्मा जी। अच्छा अच्छा, वाह जी वाह, बाली शर्मा जी। हाँ, तो मैं उनसे मिला, अच्छा जी। उनके पास गया, और मैं सौभाग्यशाली हूँ, उन्होंने मैं अपने शिष्य तो बनाई, अपने बेटे जैसा माना। बहुत बढ़िया। और फिर मेरी रागनियाँ उन्होंने गानी स्टार्ट की, मेरा हौसला बढ़ता गया। और उसी दौर में मैं आपको बताऊं कि जब मैं उनके पास गया तो अपने टाइम के बहुत अच्छे लेखक और कलाकार रहे भाई, बड़े भाई आजाद सिंह खांडा खेड़ी, वाह जी वाह। वो उस टाइम उनके पास रहते थे। हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने भी एक तरह से मेरा हौसला भी बढ़ाया और कहीं ना कहीं मुझे लिखना भी सिखाया। बहुत बढ़िया। तो वो भी साफ सुथरी चीजें लिखते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। और उनकी लेखनी की छाप मेरे उस पर भी पड़ी। बहुत बढ़िया। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके अपनी कलम को चलाता रहा, और फिर दौर आया कि जितने भी हरियाणा के अच्छे कलाकार हैं उन सब ने मेरी रागनी गाई, और उन कलाकारों ने भी गाई जिन्होंने कभी मेरी छाप काटी थी। ओह, क्या बात और है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात, खुशी की मतलब बात। खुशी की बात थी जी, जी। कि उस टाइम हो सकता है इनको मेरी पहचान नहीं थी, जी जी। लेकिन अब इनको लगा कि भाई सुरेश मान भी कोई चीज है। मान साहब, आपका जो इस कला के क्षेत्र में या जीवन में आदर्श किसको मानते हैं आप अपने इंटरव्यू में बताना चाहेंगे? देखो, आइडल हर एक इंसान का होता है, और आप तो इस विधा में है, एक एजुकेशन बिल्कुल, डिपार्टमेंट भी है, फिर कलाकारी भी है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए कि आदर्श जो मेरे जीवन में रहा है, वो कई तरह के लोग ऐसे रहे हैं हाँ जी हाँ जी। जो इस दुनिया में नहीं है और जो हैं, वाह। हर तरह के। मैं जब हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, जी जी। तो मैंने पढ़े हैं उस टाइम जितनी भी कविताएं पढ़ी, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त की हों, चाहे रामधारी सिंह दिनकर जी की हों, चाहे जयशंकर प्रसाद जी की हों, जी। या फिर इसमें कहानी लेखन में मुंशी प्रेमचंद जी वाह हों, वाह वाह। ये इनको कहीं ना कहीं मैंने वैसा तो नहीं लेकिन फॉलो किया।
और उसके बाद रागनी के क्षेत्र में जितने भी हमारे पुराने कवि हुए हैं उनकी सबकी किताबें आज भी मेरे पास हैं। उनको मैंने पढ़ा, उनको देखा, सुना, और बड़े बड़े कलाकार हैं उन सबको सुना। तो वो उन सभी से मैंने कहीं ना कहीं शिक्षा ली है। और मेरे गुरुजी हैं वाली शर्मा जी, उनको भी मैं अपना आदर्श मानता हूँ। भाई आजाद सिंह खांडाखेड़ी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मैं अपनी इस क्षेत्र में उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। अच्छा मान साहब, आप बड़े खूबसूरत नौजवान रहे हैं, मैंने आपको कॉलेज टाइम में भी देखा है, आपके चेहरे की लालिमा भी है। तो कभी जीवन में कोई ऐसा भी मौका आया है कि किसी महिला ने या किसी आपकी समकालीन किसी लड़की ने आपको कोई मतलब आग्रह किया हो कि भी मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ या कुछ इस तरीके से? देखो, दीपक जी, मैं बड़ा ऊट पटांग क्वेश्चन है क्योंकि हमारे मान साहब इतने सिद्धांती है, मेरे को ये बोलते वक्त भी शर्म आ रही है, लेकिन ये जीवन के वो पहलू कि हमारी जनता जनार्दन पूछना चाहती है कि एक जो कलाकार होता है उसके अंदर सभी रस होते हैं। आपकी बात मैं बड़ी कर रहा हूँ, तो कोई जीवन में इस तरीके का रहा हो या सिर्फ हमारी भाभी श्री ही वो एक ही थे? मतलब मैं आपको बताऊं कि आपको ही पता है कि वो विद्यार्थी जीवन से लेकर के भाई गायन के क्षेत्र तक, जी जी जी, ऐसा नहीं होता कोई भी पुरुष कि केवल पुरुष से ही मिले। जी जी जी, हाँ बिल्कुल। हमारे साथ काम करने वाली महिलाएं भी होती हैं, जी 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 बिल्कुल, साथ पढ़ने वाली लड़कियां भी होती हैं, जी 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 जी, और समाज में एक तरह से जहां पुरुष हैं वहां महिलाएं भी है। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, हाँ जी जी, कहीं ना कहीं वो मेरे माँ बाप के संस्कार मान लीजिए, बहुत बढ़िया। और चाहे जितने भी अच्छे लोगों के साथ बैठा उनकी शिक्षा मान लीजिए, मेरे मन में कभी इस तरह के भाव नहीं आए। जो भी साथी रहे मेरे, चाहे उनको मैं किसी महिला को अपना दोस्त भी मान सकता हूँ, कह सकता हूँ, लेकिन मेरे मन में कभी वो उस तरह की चीजें नहीं आई जहां मुझे अपने आप में ये लगा हो कि मैं भटक गया हूँ या कहीं चरित्र पर आंचना है। नहीं, चरित्र पे नहीं, किसी ने आग्रह किया हो कि भी मैं मान साहब आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, मेरा अपना, या आपका मन करे आपके किसी को क्या हो गया? ऐसा अच्छा, मेरे मन में कभी वो नहीं आया। बड़े ही सिद्धांत। देखो क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है, आप मेरे से बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरे जो विचार है, वो आपके अंदर विचार जागृत करेंगे। बिल्कुल। मैं अगर आपके साथ ऊट पटांग बातें करूंगा तो हो सकता है आप भी मेरे साथ ऊट पटांग करें। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं एक अपने मर्यादा में रहूंगा तो जाहिर सी बात है सामने वाला भी मर्यादा में ही रहेगा। बहुत अच्छी बात। तो मैंने महिलाओं से बात की तो एक मर्यादा में रह करके बात की, तो उन्होंने, आज तक मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ, जितने भी कलाकार रहे हैं सब ने मेरी इज्जत की है। एक तरह से ये मान लो कि गुरुजी कह करके बुला। नहीं, आप उस चीज को डिजर्व करते हो, आप उस चीज के काबिल हो। और मान साहब दूसरी बात, लगभग कितनी रचनाएं आप आज तक लिख सके? देखो एक फिक्स डेटा तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है लगभग ये मान लो कि 300-350 के आसपास रागनियाँ वगैरह मैंने गीत लिखी है। वेरी गुड। कोई ऐसा गीत जिसने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाया हो? बहुत सारे गीत हैं, लेकिन कोई आपका फेवरेट ऐसा जिसको मतलब ये आप अपने आप पर ये महसूस करते क्या बात है मान साहब? देखो एक मेरी रागनी है, नगीने जड़ के बना दी गढ़ के, वाह, जात लुगाई, वाह, एक बार जरा गुनगुना के हमारे। उस रागनी ने एक हरियाणा नहीं, यूपी राजस्थान तक के सभी कलाकारों ने, जो मेरे से कभी मिले भी नहीं, उन कलाकारों ने गाया है। और उसके बाद अंडीजे में मेरा एक सॉन्ग आया था बाट गोरी की, भाई राजू पंजाबी ने गाया, बहुत अच्छे से गाया। और वो सॉन्ग सुन करके आपको लगेगा कि पता चलेगा श्रृंगारस क्या होता है। क्या बात है, बहुत खूब। हाँ, बाट गोरी की मैंने सुना है, बहुत बड़ा हिट है। और अभी फिलहाल में आपने सुना होगा पटाखा पाकिस्तान। हाँ, क्या बात है, एक बार हमारी जनता जनार्दन बिल्कुल सुनना चाहेगा। जिसको गाया है भाई मुकेश फौजी ने, और जिसमें एक्ट किया है प्रदीपुरा और प्रांजल दहिया। एक तरह से मानो कि प्रांजल दहिया जो लाइमलाइट में आई, हाँ, उस गाने से, उसी गाने से आई। बिल्कुल, एक बार दो बोल जरा। हाय रमन बॉर्डर पे देखा पटाखा पाकिस्तान का, प्यार का रोग लगा बैठा यो फौजी हिंदुस्तान का, फौज में फौज में फौज में
बहुत बढ़िया मान साहब। तो ये बड़ा ही मतलब अच्छा गीत रहा है फिलहाल के टाइम में। एक तरह से मैंने दोबारा से लिखना स्टार्ट किया तब से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मान साहब, आप बहुत सीनियर कलाकार हैं हरियाणा के, बहुत सारे गीत लिख चुके हो, बहुत सारे स्क्रिप्ट लिख चुके हो, और हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है इस कलाकारी की विधा में, मतलब कि न्यू जनरेशन जो हमारी आ रही है, उनको आप ये संदेश देना चाहोगे? देखो, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि चाहे वो लेखन हो, जी चाहे गायन हो, जी या चाहे कोई और कला हो, जी कला केवल लिखने और गाने तक ही सीमित नहीं। जी हर आदमी में अपना अपना हुनर होता है। जी कोई खेल के क्षेत्र में है, कोई गायन के क्षेत्र में है, कोई लिखने के उसमें है, जी जी कोई कुछ बनाने के उसमें है। जी जी अपने अपने क्षेत्र में कलाकार पैदा होते हैं, जी सृजनकार कह सकते हैं। सज्जनकार होता है। और कलाकार को या सृजनकार को बनाता है सबसे बड़ा सृजनकार, ऊपर वाला। वाह, बहुत खूब। तो वो जो उनके अंदर एक भगवान का दिया हुआ वरदान होता है, गॉड गिफ्टेड जो चीजें होती हैं, वही आदमी को कहीं ना कहीं महसूस कराती हैं कि तू क्या है। वाह, मेरा मानना है कि किसी भी कला के क्षेत्र में आप कोशिश करें कि आप जो भी काम करें मर्यादा में रह करके बहुत बढ़िया। ऐसा काम करें, ऐसा लिखें, ऐसा गाएं, ऐसा बोलें जिससे समाज को शिक्षा मिले। देखो, मनोरंजन एक अलग चीज होती है। जी कभी कभी आप देखते हैं, हम भी देखते हैं कि किसी सड़क किनारे बैठ करके जी चार बच्चे जी और बहुत भद्दी बातें कह करके भी अपना मनोरंजन कर लेते जी हैं। कर लेते हैं। वो उनका अपना मनोरंजन है। लेकिन कलाकार या लेखक एक बहुत बड़ी चीज होती है, उसको ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल। कि मनोरंजन के साथ एक मर्यादा। संदेश भी होना चाहिए। मर्यादा जरूर होनी हाँ, चाहिए। कि किसी ने कहा भी है कि मनोरंजन करना कवि का कर्म होना चाहिए, जी जी। लेकिन उसमें उपदेश का भी एक मर्म होना चाहिए। क्या बात है, बहुत कि सुंदर आप बात है। मनोरंजन करें, बहुत अच्छी बात लेकिन है, उसमें बहुत कोई बढ़िया, ऐसी बहुत बढ़िया। मार्मिक बात या कोई ऐसी चीज जरूर दें जो किसी के हृदय को झकझोर कर दे या शिक्षा दे, ताकि आने वाली पीढ़ी या सुनने वाले, देखने वाले सोचने पर मजबूर हो जाए। बहुत को बहुत। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि श्रृंगार रस में भी आप देखिए, पटाखा पाकिस्तान का बिल्कुल, गाना आप देखो, श्रृंगार रस का है। जी 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 जी। इसमें लास्ट में मैंने एक कोशिश की है कि जो फौजी है वो अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए उस औरत को ठुकरा देता है जो देश के साथ गद्दारी करने के लिए कहती है। बहुत बढ़िया। तो ऐसा जरूर होना चाहिए कि हम कुछ भी लिखें, हाँ जी। लेकिन उसके साथ एक संदेश, एक उपदेश जरूर जुड़ा होना चाहिए। हमारे डीएचएम संस्कार के जितने भी नाटक आप उसमें देख लीजिए जी 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 कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हर फिल्म में, हर कहानी में बिल्कुल जी, बिल्कुल देख रहा हूं। आपको नयापन और उसके साथ साथ एक संदेश जी। देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश मान जी मंदोला। और इन्होंने अपने जीवन के जो एक्सपीरियंस बताया था रेशामी, अपनी रचनाओं के बारे में बताया और बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया कि भाई संस्कार, डिसिप्लिन, जो अनुशासित चीज़ें लिखो। कलाकार भाइयों से भी निवेदन है कि जो भी चीज़ लिखो, अच्छी चीज़ लिखो, उसका संदेश, उसका मतलब निकलना चाहिए, फिजूल की बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनोरंजन के साथ मर्म भी होना चाहिए। बहुत प्यारी बात की है सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। बस अंत में मैं एक बार और कहूँगा जी 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 कि प्रसिद्ध होना या स्टार बनना एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात या मकसद नहीं होना चाहिए। जी 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 आप प्रसिद्ध ना हो, जी आप छिपे रहें, जी आपको अवार्ड ना मिले, जी जी आपको लोग जाने नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप जितना लिखें, जितना करें, जी। वो ऐसा करें कि चाहे 10 आदमी आपकी बातों को सुने, वाह, वो ये कहें कि वाह क्या बात लिखी। यानी कि गाजर की एक बोरी खाने से भी उतनी कैलोरी मिलेंगी जितने 10 गिलास गाजर के जूस पीने से। बिल्कुल, तो अच्छी बात कही है। मान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम आप सबको।